बाबा को बुलडोजर का डर आपको नहीं सताता? अभी सुप्रीम कोर्ट में एक जस्टिस ने एक वो निकाला है निर्णय कि बुलडोजर नहीं चलेगा और ये कोई न्यायिक परंपरा देने का प्रावधान नहीं है। अभी चल रहा है कानपुर, अभी उस दिन मेयर साहिबा की वीडियो वायरल हुआ, रुक कहाँ रहा है? अभी ठीक है, अब यही मैं कहना है, देश संविधान से चलेगा ही कैसे चलेगा? देश श्री कृष्ण से चलेगा, श्री राम से चलेगा और बुद्ध से चलेगा, अकबर बाबर और हुमायूं से नहीं चलेगा। यह देश राम राज्य से ही चलेगा। नहीं, बात यहाँ पे ना श्री कृष्ण जी की है, ना श्री राम जी की है, ना बुद्ध जी की है, ना अकबर की है, ना बाबर की। बात यहाँ पे लोकतंत्र की है और बात देश के संविधान की है कि देश चलेगा यहाँ के लोगों की समानता के अधिकार देने से, देश चलेगा जातीय जनगणना सही होने से, देश चलेगा जब देश के गांव में बैठा हुआ सबसे साधारण छोटी जाति का व्यक्ति जब मानेगा कि हाँ देश के सार्वभौमिकता में उसका लक्ष्य हासिल है, तब देश चलेगा। कि निषाद समुदाय की कोई डकैत फूलन देवी हो और वो देश की संसद में खड़ी होकर गर्जना करे, ये कैसे संभव है? नेताजी ने संभव करके दिखाया कि फूलन देवी पे बहुत बड़ी कहानियां लिखी गई, किताबें लिखी गई, फिल्म बनाई गई, लेकिन उसको हमेशा कुख्याती डकैत कहा गया। आप सोच सकते हैं कि जो जवान हमारे पहले जब जवान हमारे शहीद हो जाते थे तो उनके कपड़े उनके परिवार को मिलते थे, शव नहीं मिलता था। नेताजी की परंपरा है जिन्होंने कहा नहीं शव भी उस घर तक जाएगा। न जाने कितने आरक्षण, कितने लोगों की लड़ाइयाँ, कितने लोगों को गांव से पकड़ कर नेता बनाया, तो वो तो बहुत उनकी तो बात ही है। सबसे ज़्यादा मेट्रो की स्टार्टअप जितना भी पैसा था, जितना भी बजट था, सबसे पहले शुरुआत ये समाजवादियों की देन है। क्या आप ये नहीं जानते कि जितने भी तहसील स्तर की जो सड़कें हैं या जितनी भी जिले स्तर की जो इंटरकनेक्टेड सड़कें हैं, 4 लेन बनाई जानी थी, 2 लेन बनाई जानी थी, तो ये किसका है? ये हम लोग की सरकार में ही सबसे पहले ये संभव हुआ। जनता को काहे नहीं समझा पाते हैं भैया? जनता को समझाइए। 2022 में सरकार क्यों नहीं बना पाए? 2022 में सरकार नहीं बना पाए, इससे ज़्यादा गहन विषय तो ये है कि 2022 में जो विपक्षी दल थे उन्होंने क्या किया, ये बात है। हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं अपने इस चैनल स्पॉटलाइट विद निखिल पर। आज के इस पॉडकास्ट के हमारे जो मेहमान हैं वो डॉक्टर इमरान जी हैं। भाई नाम के आगे डॉक्टर भी लगा है, पॉलिटिक्स में भी हैं, भाई MBBS वाले डॉक्टर हैं, तो इनसे बातचीत करेंगे यार, बहुत मजा आने वाला है इस पॉडकास्ट में। और एक बहुत अच्छा खासा अनुभव है, समाजवादी पार्टी से आते हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष भी रहे हैं कानपुर नगर के, और समाजवादी छात्र सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। नमस्कार सर, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। नहीं, आपका भी बहुत बहुत आभार, आपने हमें बुलाया और इसी बहाने हम लोगों से रूबरू हो सकेंगे, बात अपनी रख सकेंगे। नहीं, बिल्कुल आएंगे सर। आपके तो जो हम सर्च कर रहे थे, एक बड़ी बढ़िया चीज़ मिली मुझे। अच्छा, जो मतलब रेयरली लोगों को मतलब सर्च करने में मिलती है, वो है आपने एक लेटर लिखा हुआ था राष्ट्रपति जी को ब्लड से। हाँ, ये कोरोना के दौरान का है। नहीं, ये सही बात है। कोरोना का जो त्रासदी हमारे देश पे आई, तो हम लोग लगातार अपने उच्च अधिकारियों से मिल रहे थे क्योंकि लोग परेशान थे, लेकिन मुझे कहीं से सही जवाब नहीं मिल रहा था। आप कहीं भी जाते थे तो वो कभी नोडल पे चार्ज दे देते थे, फिर कोई और समस्या होती थी तो वो किसी और अधिकारी को बता देते थे, तो इससे हम लोग बहुत त्रस्त हो गए थे। और क्योंकि जनता की सेवा हम लोग का कार्यभार था उस समय, तो बड़े चौराहे पे, यहाँ पे जगह है कानपुर बड़ा चौराहा, वहाँ पे हम लोगों ने बैठ के मैंने अपने खून से वो लेटर राष्ट्रपति जी को लिखा था। भैया ब्लड इतना कहाँ से निकाला, इतना आया कहाँ से कि हम ब्लड से लेटर को लिखें? नहीं, वो डायबिटिक पेन आता है ना, वो स्क्रॉल करने वाला, तो उससे बार बार आप उसको स्क्रॉल करेंगे तो ब्लड आएगा, तो उसी से लिखा था। अरे बाप रे। तो उसमें आपने क्या उनसे रिक्वेस्ट की? मैंने कहा, मुझसे मदद मांगी थी। राष्ट्रपति जी आदरणीय लिखा था, महामहिम कानपुर की जनता के लिए आप कार्य करें। तो उस पर कुछ रिस्पांस आया था गवर्नमेंट का? ये दरअसल ये सांकेतिक विषय होते हैं। दरअसल ऐसा नहीं है कि वो लेटर पहुंच जाएगा राष्ट्रपति के पास, ये एक सांकेतिक विषय होता है और ये लोकतंत्र में एक तरीका है अपने विरोध को दर्ज कराने का। और ये अंततोगत्वा सबसे अंतिम विरोध होता है जो व्यक्ति अपने खून से लेटर लिखता है।
तो कोई चारा नहीं था, तो ये करके हमने सोचा कि शायद इस पे सरकार जाग जाए और लोगों की मदद करे। आप ये बताइए, आपका बचपन कहाँ पे निकला? हाँ, मैं ही कानपुर का ही हूँ। बेसिकली हम लोग के जो वर्टिकल्स हैं वो प्रतापगढ़ ज़िले से हैं। अच्छा। लेकिन हमारे दादा यहाँ पे ये जो किला है जो यहाँ पे, वहाँ पे जॉब करते थे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो यहाँ आ गए। बाकी हमारे पिता एक ऑर्थोपेडिक सर्जन थे, वो भी उसी पिताजी ऑर्थोपेडिक सर्जन थे? हाँ, पिताजी हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन थे KGMC से, लखनऊ मेडिकल कॉलेज से। तो वो उसके बाद फिर मतलब हम लोग सब लोग यहीं के रहने वाले, यहीं हम लोग की पढ़ाई लिखाई बचपना सब गुजरा। स्कूलिंग किस कॉलेज से रही? वेस्टकॉट स्कूल। अच्छा। ये वेस्टकॉट स्कूल जो बड़े चौराहे के पास में है, वहाँ के पढ़े। और फिर क्राइस्टचर्च इंटर कॉलेज में हम लोग रहे। अच्छा, क्राइस्टचर्च में भी? क्राइस्टचर्च इंटर कॉलेज से इंटरमीडिएट। कौन से सन में रहे क्राइस्टचर्च? 2000। हाँ, 2000 में इंटरमीडिएट किया और 98 में हाई स्कूल। और उसके बाद फिर मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो गया, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में। तो डॉक्टर कैसे बन गए? बचपन से सपना था? अभी तो राजनीति कर रहे हैं। नहीं, वो पिताजी को देखते थे तो इंस्पिरेशन, हाँ, एक्सपोजर था पिताजी का। फिर बायोलॉजी ले ली तो यहीं काकादेव में ही हमारे SP सिंह सर हैं। हाँ, SP सिंह सर से हम लोग ने कुछ दिन पहले भी मैंने उनका पॉडकास्ट किया था। अच्छा। हाँ। हाँ, उन्होंने पढ़ाया हम लोग को, बायोलॉजी उन्होंने ही पढ़ाई। क्या बात है, ग्रेट। हाँ, और वो उसी टाइम उनकी कोचिंग में पढ़ते थे और सेलेक्ट हो गए थे, अपना अच्छे मार्क्स आ गए तो सेलेक्ट हो गया था। फिर पूरे MBBS कंप्लीट कर लिया? हाँ, MBBS कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद भाई डॉक्टर आदमी शरीफ होता है, वो राजनीति में कैसे आ गया? तो राजनीति भी शरीफ लोग का विषय है, कोई राजनीति अच्छी चीज़ है। और नहीं, चीज़ अच्छी है, बट मैं बोलूँगा कि उसकी शुरुआत किसी न किसी इंसिडेंट से होती है। नहीं, इंसिडेंट्स जैसा तो ये था कि MBBS करने के बाद एक चीज़ होती है, इसे इंटर्नशिप कहते हैं। हाँ, इंटर्नशिप होती है। राइट। तो हमारे कॉलेज में इंटर्नशिप थी हम लोगों की। तो उस समय एक्चुअली दरअसल जब मैं MBBS कर रहा था KGMC से, तो हमारे कॉन्वोकेशंस होते थे। उस कॉन्वोकेशन में उस समय नेताजी मुख्यमंत्री थे, तो वो आते थे एज अ मुख्य अतिथि। क्या बात है। तो नेताजी को देखने का, उनसे मिलने का बड़ा तमन्ना थी। तो सैफई में उस समय नया कॉलेज सैफई मेडिकल कॉलेज खुला था, और उस समय सबसे ज़्यादा पैसे भी मिलते थे सैफई में ही। मुझे याद है 19,000 रुपया मिलता था, मतलब इंटर्नशिप में 2000 उसमें इंटर्नशिप में नहीं, JRशिप में, जूनियर रेजिडेंटशिप में। अच्छा। इंटर्नशिप में तो 2000 या 2500 रुपये कम मिलते हैं। तो हमने सोचा ये ठीक विषय है, यहीं चले जाओ, वहीं तैयारी भी करेंगे। तो हुआ भी यही, नेताजी भी मिले, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मिले तब वहाँ पे हमको पहली बार। तो नेताजी का एक चार्म था और सबसे ज़्यादा पैसा मिलता था। यही एक विषय था। हम भाग गए सैफई, हमने कहा यहीं से करते हैं। तो इसका फ़ायदा हुआ। ये टर्निंग ओवर था जो आपने बोला। समझ गया। तो फिर राजनीति में मतलब शुरुआत कब हुई, या समाजवादी पार्टी को कब ज्वाइन किया? जब सिलेक्शन हो गया था हमारा एनेस्थीसिया में, उसी बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बातचीत होती रहती थी। तो उन्होंने ही मतलब ये कहा कि राजनीति में आना है। तो हम पहली बार प्रदेश में स्टूडेंट विंग में ही प्रदेश सचिव बने थे। अच्छा। हाँ, फिर काम होता गया और जर्नी है। मुझे तो एहसास नहीं हुआ इतना। मतलब जो स्टूडेंट विंग वाला है, इस पे मतलब बच्चों की जो समस्याएं आती हैं वो आपको सौंपी जा सकती है। हाँ, ये एक गहन विषय है। छात्रों की अपनी, बच्चे जानते नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ, छात्रों की अपनी राजनीति होती है, अपने विषय होते हैं। हाँ। अब आप देखिए, जैसे कि आपने अभी बताया, राजनीति सब कुछ तय करती है। हाँ, यहाँ तक कि इस माइक का क्या रेट होगा ये भी राजनीति तय करती है। और ये जो मफलर मैंने पहना है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये मफलर जो मैंने पहना है ये कितने का बिकेगा, ये भी राजनीति ही तय करती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मैं देश के युवाओं को ये भी कहना चाहता हूँ, नौजवानों से भी, कि जब सब कुछ राजनीति ही तय करती है तो अच्छे लोगों को राजनीति में आना बहुत आवश्यक है। यदि आप नहीं आएंगे तो राजनीति में वो लोग आएंगे जिनको नहीं आना चाहिए, जो समाज के लिए ठीक लोग नहीं हैं, वो आएंगे राजनीति में। इसलिए पढ़े लिखे लोगों को, समझदार लोगों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, ताकि देश का और युवाओं का भला हो। छात्रों की जहाँ तक बात है, छात्रों की देखिए फीस एक बहुत बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी बात है छात्र अपनी बात को कहे कैसे। आप तो जानते ही हैं कि जो जितने भी व्यावसायिक संगठन हैं या जितने भी शैक्षणिक संगठन होते हैं या जो उनके मालिक होते हैं, वो कहाँ छात्रों की बात सुनते हैं।
हाँ, इसीलिए मैंने थोड़ा सा हाँ, इसको हाईलाइट वो किया। सुन भी नहीं पा सकते। तो उनको सुनाने के लिए आपको ताकत की आवश्यकता है। और छात्र एकता इसीलिए बात करी जाती है कि उनकी फीस, उनकी हॉस्टल फीस, उनकी किताबें, ये सब हों। आज के टाइम पे देख, जो सबसे ज्यादा लाइमलाइट पे है पेपर लीक का मामला, जी, वो मतलब उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, कहीं भी हो, एवरग्रीन है भाई, है ना। और जॉब वैकेंसीज तो उस पर देख अपने आप में अलग डिबेट बन सकती है। बिल्कुल सही। बट मैंने इसलिए कहा कि बहुत सारे बच्चे जैसे देखते हैं, मतलब जो यूथ देखते हैं जनरली, तो उनके मन में रहता है कि हमको जैसे अपनी बात किसी को बतानी है, कंसर्न पर्सन को, तो वो आपको मुझे लगता है हैंड ओवर कर सकते नहीं, अब बिल्कुल। और हम लोग मुद्दे भी उठाते रहते हैं ये, अभी की संसद में भी और विधानसभा की कार्रवाइयों में भी आप पढ़ेंगे, आप सुनिए तो आपको पता चलेगा कि समाजवादी पार्टी के सांसदों ने, उनके विधायकों ने लगातार इस मुद्दे पे अपनी आवाज उठाया। तो आपको एक बड़ी उपलब्धि या एक बड़ी जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी में कब दी गई? वर्तमान की बात कर रहे हैं? नहीं, पहली दफा। अच्छा, ये सन 2020 में चुनाव के बाद मुझे याद है आदरणीय आचार्य शेखर यादव जी ने मुझे महानगर के संगठन की कमान दी थी। तो तब से लगातार हम लोग अपने समय मिल जाता भैया से मिलने का। हाँ, वो अपने व्यस्त समय में थोड़ा बहुत जो हम लोग को बात करनी बड़ी होती है। धक्का मुक्की रहती है उनके यहाँ मिलने का, बहुत तगड़ा प्रोटोकॉल है। नहीं, प्रोटोकॉल तो नहीं है सच। हाँ। लेकिन ये है कि वो नेता बहुत मानवतावादी और बहुत सबसे मिलने जुलने वाले नेता हैं। आप एक सामान्य सा कार्यकर्ता किसी गांव का भी वही उनके लिए श्रेय रखता है जो एक बहुत बड़ा पदाधिकारी है। यानी अगर हम लोग भी हों तो उनसे मिलने के लिए हम लोग को भी वही सामान्य के लिए तो उनको खुद आना पड़ेगा हर जगह। नहीं, वो आते हैं। हाँ, नहीं ऐसी बात नहीं। तो वो उनका वो सबसे मिलते हैं क्योंकि वो सबसे मिलते हैं, इसलिए उनसे मिलने के लिए ज़्यादा समस्याएं को वो करना पड़ता है। लेकिन इनका एक पैटर्न है, उस पैटर्न पे वो काम करते हैं। और ऐसा नहीं है उनको किसी बारे में सब नहीं, उनको अपने कार्यकर्ता के बारे में सब कुछ पता है, नेताओं के बारे में सब कुछ पता है। सही कह रहे हैं। 2022 में सरकार क्यों नहीं बना पाए? 2022 में सरकार नहीं बना पाए, इससे ज़्यादा गहन विषय तो ये है कि 2022 में जो विपक्षी दल थे उन्होंने क्या किया, ये बात है। उन्होंने तो अपना राम मंदिर बनवाया और वो जीत गए। अब समाजवादी पार्टी समाजवादी मूल्यों में विश्वास रखती है। हम मानवतावादी परंपराओं को प्रतिष्ठित करते हुए ही आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं तो हम लैपटॉप की बात करते हैं, हम एजुकेशन लोन की बात करते हैं, हम बात करते हैं तो नारियों की, घर की महिलाओं की पेंशन की बात करते हैं, हम युवाओं के आरक्षण, उनके रोजगार की बात करते हैं, हम सबको घर देने की बात करते हैं। वो भी भाजपा तो चला ही रही है। भाजपा ने कौन सी बंद कर दी है? नहीं, तो जो गवर्नमेंट आएगी वो चलाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। आप इसको थोड़ा अध्ययन करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि समाजवादी पार्टी ने जब पहली बार 2012 में सरकार बनाई तो ये जो पेंशन स्कीम है ये उसी की लाई हुई है। देखिए, मैं आपको एक बात यहाँ पे थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ। पहली दफा आपने चलाई, वो अलग विषय है। कॉपी तो कर ही ले रही ना भाजपा। नहीं, कॉपी कहाँ कर पाते हैं? हाँ? अच्छा, देखिए क्या अच्छा ये बताइए, चल रही कि नहीं चल मेरी रही? बात सुनिए। क्या ये आप इस बात से अनभिज्ञ हैं कि समाजवादी पार्टी ने, अब मेट्रो की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा मेट्रो की स्टार्टअप जितना भी पैसा था, जितना भी बजट था, सबसे पहले शुरुआत ये समाजवादियों की देन है? क्या आप ये नहीं जानते कि जितने भी तहसील स्तर की जो सड़कें हैं या जितनी भी जिले स्तर की जो इंटरकनेक्टेड सड़कें हैं, 4 लेन बनाई जानी थी, 2 लेन बनाई जानी थी, तो ये किसका है? ये हम लोग की सरकार में ही सबसे पहले ये संभव हुआ। जनता को काहे नहीं समझा पाते हैं भैया? जनता को समझाइए। नहीं, जनता एक्चुअली दरअसल जनता हमारी अगर हम सिर्फ कानपुर की राजनीति की भोली है, हमारी जनता दरअसल वो उन बातों में आ जाती है जिन बातों में उसको नहीं आना चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, हम लड़ रहे हैं, हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे भी, हमें विश्वास है। 2024 का इलेक्शन हम लोगों ने जीता और इसीलिए जीता क्योंकि हम जनता को समझाने में कामयाब हो गए थे। और ये जनता इनको समझाएगी, आप, मुझे पूरा विश्वास है। आने वाले समय आने 27 में बदलेगी सरकार, 100% बदलेगी। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? अखिलेश यादव या डिम्पल भाभी? नहीं, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बनेंगे। अध्यक्ष जी बनेंगे, वही बनेंगे। चाचा के वापस आने का कुछ फायदा मिल रहा है? देखिए, ये हमारा परिवार है और सभी समाजवादी मूल्यों में विश्वास रखने वाले जो लोग हैं और इन सब ने समाजवादी पार्टी को मजबूती दी है। आज सब लोग एक हैं और हम लोग विपक्षियों से लड़ रहे हैं, सब लोग ताकत के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। क्या फायदा मिला लोकसभा में आने का? किसको? समाजवादी पार्टी को, जब चाचा जी वापस आ गए।
नहीं, निसंदेह फायदा, वो नुकसान की कोई बात ही नहीं। वो तो हम लोग के, हमारी पार्टी के सदस्य रहे हैं और हमेशा हम लोग की मदद करी उन्होंने। आपको कैसे लगता है? हमें हमेशा यही लगता है। हाँ हाँ, उनका बिल्कुल। प्यार बरकरार रहता है आपके प्रति? अब देखिए, हमारा व्यक्तिगत कोई यहाँ सवाल नहीं है, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, लेकिन हमारी पार्टी और हमारा नेता है। मैं, हमारी पार्टी की सरकार होनी चाहिए, हमारा नेता मुख्यमंत्री पद पे होना चाहिए। बस यही दो लक्ष्य हैं जिनको कामयाबी की रूट पे ले जाना है। आप किसको नेता मानते हैं? आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। नेताजी के बारे में क्या राय रखते हैं? वो तो पूजनीय व्यक्ति थे और मतलब उनको तो मैं आज भी याद करता हूँ। जब मैंने पहली बार देखा था तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे उनको देख के, जब मैंने साक्षात उनको अपने सामने देखा था पहली बार। और आज भी मैं जब उनको पहली बार वाला वो क्लाइम याद करता हूँ तो मुझे आज भी वैसे ही फीलिंग होती है। बहुत बड़े आदमी और बहुत भारतीय राजनीति की बहुत बड़ी सोच समझ रखने वाले। और आप समझिए, सोचिए कि समाज का एक ऐसा वर्ग है जो पिछड़ा वर्ग है, जिसको लोग अपने बगल में बैठाना पसंद नहीं करते। उन व्यक्तियों को देश की राजनीति में ला के बराबरी पे बैठा के उनको राजनीति करा देना ये छोटा मोटा आदमी नहीं कर सकता। आदरणीय नेताजी की देन है, श्रद्धेय नेताजी की देन है जिन्होंने ये कार्य किया। आप समझिए, आप सोच सकते हैं कि कभी ऐसा हो सकता है कि निषाद समुदाय की कोई डकैत फूलन देवी हो और वो देश की संसद में खड़ी होकर गर्जना करे? ये कैसे संभव है? नेताजी ने संभव करके दिखाया। आप सोच सकते हैं कि जो जवान हमारे पहले, जब जवान हमारे शहीद हो जाते थे तो उनके कपड़े उनके परिवार को मिलते थे, शव नहीं मिलता था। ये नेताजी की परंपरा है जिन्होंने कहा नहीं, शव भी उस घर तक जाएगा। न जाने कितने आरक्षण, कितने लोगों की लड़ाइयाँ, कितने लोगों को गांव से पकड़ के उन्होंने नेता बनाया। तो वो तो बहुत, उनकी तो बात ही अलग। 2027 में आप टिकट की दावेदारी करेंगे? ये हमारी पार्टी की है, वो पार्टी हमारी निर्णय लेगी, जो भी उसको निर्णय मन है आपका? पार्टी निर्णय लेती है। आपका मन है? नहीं, पार्टी निर्णय लेती है। मैं बता तो रहा हूँ आपको। कौन सी टिकट देना, किस कॉन्स्टिट्यूशन से जाएंगे? ये पार्टी निर्णय लेती है कि पार्टी किसको कहाँ से लड़ना चाहती है। ये पार्टी का वैधानिक पद है, वो वैधानिक दायित्व है, वो अपने दायित्व का निर्वाह करेगी। वो जहाँ कहेगी हम लोग तैयार हैं। समाजवादी पार्टी को अगर वो एक पद यात्रा करे जी, तो आपको क्या लगता है कितना फर्क डालेगा? जैसे राहुल गांधी जी ने करी जी, उसका उनको एक लीडर अपोजिशन भी मिला, एक इम्पैक्ट आया, चेंज हुई चीजें। तो आपको क्या लगता है अगर अखिलेश यादव जी करेंगे तो उसका कितना प्रभाव पड़ेगा? नहीं, अखिलेश जी ने कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। मुझे याद है 2011 में हम लोगों की रथ यात्रा निकली थी, क्रांति रथ यात्रा। वो चुनाव के समय निकली होगी। नहीं, मैं बात बताता हूँ आपको। तो मुझे याद है, तो उसमें हम लोग उनके साथ में थे 2011 में। फिर इसके बाद 2019 का इलेक्शन आया, 2022 में भी अभी भी उन्होंने यात्रा निकाली। देखिए, चुनाव के समय में और इस समय की बात नहीं है। जहाँ तक आपकी पदयात्रा वाली बात है, ये निस्संदेह बहुत अच्छा एक सुझाव है और इस पे मुझे लगता है कि वो कार्य कर रहे होंगे। मुझे लगता है बहुत जल्दी 2025 आ रहा है, इसमें हो सकता है कि उनका ऐसा कोई निर्णय हो। राहुल गांधी जी ने की, उसका उनको फल भी मिला। अभी जो आम जनता को लगता है कि अखिलेश यादव जी से आप मिल नहीं सकते, ऐसा तो नहीं। नहीं, ऐसा नहीं। मिलना आसान है। हाँ हाँ, कोई पार्टी कार्यालय यादव वो मिलते हैं, सबसे मिलते हैं। ठीक बात। अगर हम सिर्फ कानपुर की राजनीति की बात करें जी, टोटल कितनी सीटें आती हैं? 5 महानगर में। हाँ, महानगर में 5 सीटें आती हैं, ग्रामीण में 5 सीटें आती हैं और ग्रामीण में। ग्रामीण जीते हुए एक भी? हाँ, जीते। कौन सी? ग्रामीण तो हम लोग जीते हैं, ये हम लोग अभी अकबरपुर ही जीत रहे थे। हाँ, नहीं, हम विधानसभा की बात कर रहे हैं, हम लोकसभा पे नहीं आएंगे। अच्छा। नहीं, विधानसभा में तो अभी हम लोग मार्जिनल हार जाते हैं। यहाँ पे कितनी जीते? नगर में 3 सीटें जीते हैं। 3 सीटें 2022 के विधानसभा चुनाव में। कौन कौन सी? आर्यनगर और सीसामऊ जी, और सीसामऊ इरफान जी की जीते और कानपुर कैंट जीते। एकदम सेंट्रल पे कब्जा करके रखे हैं। नहीं, सेंट्रल की बात नहीं है, ये लोगों की मोहब्बत है और जनता का प्यार है जो हम लोग के पार्टी पे विश्वास रखता है। जो आदमी समाजवादी पार्टी को वोट देता है वो पार्टी को देता है कि प्रत्याशी को देता है या अखिलेश यादव जी को देता है? नहीं, देखिए, सरकार मेन अहम मुद्दा होता है सरकार का बनाना। मेन अहम मुद्दा होता है सरकार का बनाना, क्योंकि जनता त्रस्त होती है पिछली सरकारों की करे गए कार्यों से। तो उसको वो कार्य बदलना है। तो वो निसंदेह वो पार्टी को, पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री के पद के लिए
नई सरकार का धारण करती है। इसलिए वो व्यक्तिगत स्तर पे, विधानसभा स्तर पे या लोकसभा स्तर पे या जिला पंचायत जो भी चुनाव होता है उसमें अगर उसको विरोध करना होता है तो वो विरोध का बटन दबाती है। संगठन अहम है, सामाजिक रूप से संगठन अहम है, व्यक्ति छोटा है, संगठन अहम होता है। सही कह रहे हैं। तो आपके यहाँ टिकट सिलेक्शन कैसे होता है? दरअसल आवेदन का अधिकार है सबको। हमारे यहाँ आवेदन मांगे जाते हैं और उसके बाद एक स्क्रूटनी कंपनी होती है, एक स्क्रीनिंग कमेटी होती है, वो अपना डिसाइड करती है 2-3 लोगों को, और उसमें फिर अंतिम निर्णय आदरणीय राष्ट्रपति अखिलेश यादव जी लेते हैं। जो भी उनको निर्णय होता है वो लेते हैं। अकेले लेते हैं? नहीं, अकेले क्यों, वो तो पूरा सबसे बातचीत करके ही लेते होंगे। समीकरण सेट होता है। अब जो भी पार्टी अंदरूनी तौर पर। आपने काफी सारे चुनावों के लिए मतलब काम किया जमीनी स्तर पर। जी। कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसी में? नहीं, ये दरअसल संगठन की राजनीति में होता है। पिछले लोकसभा इलेक्शन में हम लोगों को, खासकर हमारे संगठन को, हमीरपुर लोकसभा और बांदा लोकसभा दी गई थी। उसमें हम लोगों ने चुनाव लड़ा। उपचुनाव दुद्दी विधानसभा जो सोनभद्र की है उसमें दिया गया, और अभी जो उपचुनाव हुए उसमें खैर अलीगढ़ का प्रावधान हमको दिया गया था। और इससे पहले तमाम तरह के जो अलग अलग राज्य होते हैं, जैसे बिहार में चुनाव हुए, मध्य प्रदेश में हुए, तो उसमें जिम्मेदारियां मिलती हैं। हाँ, मिलती रहती हैं, तो उसमें हम लोग कार्य करते हैं। तो आपका जो अनुभव क्या कहता है कि जैसे अगर राजनीति में किसी को भी लड़ना है जी, मान लीजिए कोई समाजवादी पार्टी से टिकट लेता है, तो उसको कितना % वोट अपनी कास्ट का मिलता है, कितना पार्टी का मिलता है? अगर जीतना है तो उसको क्या समीकरण सेट करना पड़ेगा, जीतने की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? आपकी राय मांग रहा हूँ मैं। देखिए, बात समाजवादी पार्टी की नहीं है, बात ये कोई भी राजनीतिक दल अगर जीतना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए। हाँ, तो ये तो खैर ये अलग अलग जगह के अलग अलग समीकरण हैं, ये एक साथ तो नहीं बताए। मतलब समीकरण मतलब बदलते हैं कास्ट का, ये इस देश की सच्चाई है। और इसको मैं पहले तो मुझे लगता था, पहले मैं नहीं सोचता था कास्ट को डिनाई नहीं किया जा सकता। कास्ट को डिनाई नहीं, जाति है जो जाति नहीं, ये एक बहुत बड़ी बात है। सही, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। हाँ, जाति है तो जाति नहीं। तो ये, और देश की राजनीति में इसको अच्छा भी मान लें, एग्जिस्ट करती है, इसको अच्छा भी मान सकते हैं। ये एक अच्छा इक्वालिटी के लिए हेल्पफुल है, और ये एक अच्छी चीज़ भी है। कम से कम जो जातियाँ, छोटी जातियाँ हैं, जो लोग जो अभी भी उन अधिकारों से वंचित हैं, वो अब कम से कम अपनी बात को कर सकते हैं, कह सकते हैं। तो ये तो एक अच्छी चीज़ भी है। और इसके दुर्गत परिणाम ये हैं कि जो लोग जो उस प्रतिभा के नहीं हैं, वो भी, क्योंकि कास्ट पॉलिटिशियन बड़ी चीज़ हो जाती है, तो आ जाते हैं। तो ये इसका दुखद पहलू भी यही। नसीम सोलंकी जी का जो भी उपचुनाव रहा, हाँ, गए उस पर कैंपेनिंग करने? नहीं, मैं एक्चुअली बताया, मैं अलीगढ़ खैर में था। अच्छा, वहीं लगातार वहाँ लगा रहा, तो इसलिए कम हो पाया, लेकिन सूचनाएं मेरे पास पूरी थी। महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? योगी जी? हाँ, क्या बताएं, वो मुख्यमंत्री, उनके बारे में क्या कहा जाए? एक लाइन, आपकी राय। नहीं, मुझे लगता है कि वो जो भाषा है वो बहुत अजीबोगरीब हो जाती है। देखिए, कुछ भी हो, देखिए लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है ना, तो बात रखने का अधिकार तो सबको है, लेकिन भाषा की सारगर्भिता और भाषा की सारता और भाषा के जो अच्छा होना होता है वो बहुत आवश्यक है। वो जिस प्रकार की भाषा करते हैं, वो भाषा बड़ी, मुझे लगता है कि पता नहीं क्या विषय क्या है, और विषय कुछ और होता है, भाषा कुछ और होती है, बताना वो कुछ और चाहते हैं। अभी मैं इस बात को लेके बड़ा परेशान। उनका एक बड़ा बयान वायरल हुआ कि ये देश श्री कृष्ण से चलेगा, श्री राम से चलेगा और बुद्ध से चलेगा, अकबर, बाबर और हुमायूं से नहीं चलेगा। नहीं, बात यहाँ पे ना श्री कृष्ण जी की है, ना श्री राम जी की है, ना बुद्ध जी की है, ना अकबर की है, ना बाबर की। बात यहाँ पे लोकतंत्र की है, और बात देश के संविधान की है। देश चलता है देश के संविधान से। उनका भी जो पद है वो देश के संविधान ने ग्रहण किया है, तो वो इस पद पे हैं, तो वो सीट पे खड़े होकर अपनी बात को कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि संविधान ने उन्हें वो पद दिया है। यदि वो संविधान वो पद ना देता उनको, मान लीजिए संविधान में एक लाइन लिख जाती कि आश्रम के जो मठाधीश हैं या आश्रम के जो बाबा हैं वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, एक लाइन लिख जाती, क्या बात, तो क्या योगी जी चुनाव लड़ पाते? तो ये बात भी कहने का हक उनको इस देश के संविधान ने दिया है कि वो इस तरह विधानसभा में खड़े होकर ये बात कह पा रहे हैं। बाकी बात उनकी ठीक है, मतलब श्री राम जी और ये हमारे सब पूजनीय हैं और उनके चलता है, बात ठीक है, लेकिन ये आस्था का विषय है।
ये लोकतंत्र का विषय नहीं है। लोकतंत्र में तो ये विषय होना चाहिए कि देश चलेगा यहाँ के लोगों की समानता के अधिकार देने से, देश चलेगा जातीय जनगणना सही होने से, देश चलेगा जब देश के गांव में बैठा हुआ सबसे साधारण छोटी जाति का व्यक्ति जब मानेगा कि हाँ देश के सार्वभौमिकता में उसका लक्ष्य हासिल है, तब देश चलेगा। मेरा फीडबैक लेना पड़ेगा जी, तब चलेगा। केवल बाबर और अकबर कह देने से नहीं चलेगा देश। तो आप किसको मानते हैं? किसको मतलब बाबर, अकबर या अब्दुल कलाम को? अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? बाबर अकबर क्या मतलब है? बाबर अकबर इस देश के बाहर से आए राजा थे, और क्या वो बाहर भाग गए थे? उन्होंने तो यहीं रहा, आज भी उनकी कब्र यहीं पर है। उन्होंने इस देश के आर्थिक सुदृढ़ीकरण में एक बड़ा योगदान है। 1900 मुगलों के दौर में मैंने सुना है कि जो अर्थव्यवस्था थी वो पूरे विश्व की सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था यहाँ की थी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये विषय नहीं है, विषय बड़ा है भूख, बेरोजगारी। भारतीय जनता पार्टी डाइवर्ट करती है। क्या करती है? डाइवर्ट करती क्या इस तरीके से, इस कमिटमेंट करके? अब वो डाइवर्ट करे चाहे जो करे, उनके अंतिम दिन आ गए, अब वो जाने वाले। अब वो डाइवर्ट नहीं कर पाएंगे। 27 पक्का 100%। और फिर से आ गए तब? क्यों आ जाएंगे? आ ही नहीं सकते। बाबा को बुलडोजर का डर आपको नहीं सताता? अरे बुलडोजर, अभी सुप्रीम कोर्ट में एक जस्टिस ने एक वो निकाला है निर्णय कि बुलडोजर नहीं चलेगा, और ये कोई न्यायिक परंपरा देने का प्रावधान नहीं है। अभी चल रहा है कानपुर में, अभी उस दिन मेयर साहिबा की वीडियो वायरल हुआ, रुक कहाँ रहा है? अभी ठीक है, अब यही मैं कहना है, देश संविधान से चलेगा ही, कैसे चलेगा ये अब देखना है। बुलडोजर से चलेगा? अभी देखना है, हमें भी देखना है। आपको डर नहीं सताता है? नहीं, डर नहीं, क्या बात है। राजनीति में एक तो समाजवादी से ऊपर से मुस्लिम ने टारगेट कर रहे हैं लोग। तो नहीं, टारगेटिंग करना है तो करते हैं, अब क्या करेंगे, ये तो पॉलिटिक्स। मुकदमे नहीं लगे आपके ऊपर कभी? अभी तक तो नहीं है, वो एक काला झंडा वगैरह दिखाया था शायद, उसमें कुछ है। अच्छा, बाकी कोई मुकदमा नहीं है अभी तक तो नहीं, देखते आगे क्या होता है। कभी ऐसा हुआ है कि लाठी डंडे खाए हो? हाँ, वो तो बहुत छात्र राजनीति आप तो जानते ही हैं, बहुत ज्यादा। वो तो कभी भी कहीं भी शुरू हो सकता है। 10 साल से तो संघर्ष ही चल रहा है समाजवादियों का। ये सब तो होता रहता है, तमाम तरह के आंदोलन होते हैं, उसमें भी ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि लाठी डंडे हम अपने लिए नहीं खा रहे हैं, हम जनता के इश्यूज उठाते हैं, उसमें खाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा प्रावधान है, और अगर जनता की खुशी के लिए, जनता के अधिकारों के लिए और जनता की उसके लिए अगर कोई लाठी डंडे भी चलता है तो ठीक है, खा सकते हैं। राजनीति काफ़ी टफ मानी जाती है जी, क्योंकि भाई जब आप लोगों के लिए सेवा करो तो निस्वार्थ काम करना पड़ता है। जी, आपने क्या क्या काम किया हुआ? नहीं, हम लोगों ने काम तो वैसे तो याद रखना गिनाना, वैसे हम लोग कुछ काम जो भी हाल ही में करे हो, या किस तरह के काम करते हैं? देखिए, सामाजिक कामों में तो मुझे याद है कोरोना आया था, और कोरोना में तब हम लोग अध्यक्ष थे समाजवादी पार्टी से कानपुर महानगर में, तो उसमें हम लोगों ने बड़ा काम किया, बहुत काम किया। एक हमने एक लाइन भी चलाई थी, और उसमें टेलीफोनिक लाइन भी दी थी कानपुर के लोगों के लिए कि हेलो अखिलेश बोलिए और इस नंबर पे कॉल करिए। ये सब कानपुर के लिए था? हाँ, कानपुर के लिए, जहाँ तक हम लोग की अप्रोच हो संभव हो सकती थी। हाँ, ठीक है, वहाँ तक काम किया। ये अपने यहाँ लोकल में किया? हाँ, अपने लोकल में। तो अन्य जो डिस्ट्रीब्यूशन था, तमाम हमारे नेता अपने अपनी जगह काम कर रहे थे, हम लोग अपनी अपनी जगह काम कर रहे थे। लेकिन उस समय एक बड़ा जो मैंने बाद में समझा, इस बात को लेके बहुत ज़्यादा दिक्कत थी कि कई सारे बीमार लोग थे जो घरों में थे, क्योंकि लॉकडाउन था, निकल लोग पा नहीं रहे थे, तो उनको नॉर्मल जैसे कि कैनुलाइजेशन और उनको वो चलाना, वो जो नॉर्मल सलाइन वगैरह चलाने के लिए कोई मिलता नहीं था। तो हमने उसमें प्रावधान उसको हमने लागू किया, और लोग फ़ोन करके हमें जगह बताते थे तो अपने लोगों को भेज देते थे। प्लस डॉक्टर का कंसल्टेशन हो सकता था फ्री ऑफ कॉस्ट, दवाइयों का हो सकता था उस समय फ्री ऑफ कॉस्ट, वो कर सकते थे। दिल्ली में हमारे बहुत सारे मित्र थे, तो उन लोगों के थ्रू हम लोग काफी डॉक्टर ही हैं तो जुगाड़ कर ले रहे होंगे। हाँ, ये कह सकते हैं, इसका एडवांटेज था मुझे। हाँ, बहुत बड़ा एडवांटेज था मुझे इस बात का, क्योंकि हम लोग को लोकल स्तर पे भी घूमना रहता था, तो डॉक्टर होने के नाते इसका काफ़ी एडवांटेज। इसका फ़ायदा आपको राजनीति में नहीं मिलता है कि डॉक्टर भी हैं और राजनेता भी हैं?
पता नहीं, मिलता तो इसके बारे में नहीं पता, लेकिन डॉक्टर्स को होने का फ़ायदा ये मिलता है कि आप देख सकते हैं लोगों को बीमार हैं तो समझ सकते हैं क्या है। भाजपा वाले खूब ब्रांडिंग करते हैं अच्छा, इस चीज की कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है। मुझे तो नहीं लगता ऐसा। मुझे तो लगता है कि सोशल मीडिया, आप IT सेल का कोई भी पेज उठा लीजिए, उसमें आपको दिख जाएगा। भाजपा वाले ये इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास एक बहुत बड़े नाम है जो उनको इन्वेस्ट कर रहे हैं। नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन सब जानते हैं उनके बारे में। तो हमारे साथ ये समस्या है। दूसरी बात ये कि हमारा जो कार्यकर्ता है वो जमीनी कार्यकर्ता है। हमारा कार्यकर्ता सोशल मीडिया से कम अटैच है। बहुत सारा हमारा कार्यकर्ता ऐसा है जो गांव का है, घर का है, उसके पास तो वो मोबाइल भी नहीं है, एंड्रॉयड मोबाइल्स भी नहीं है जिसपे वो सोशल मीडिया चला सके। तो हमारा कार्यकर्ता ज़मीनी है और परंपराओं में विश्वास रखने वाला व्यक्ति है। ये केवल ये इसलिए ये कार्य करते हैं क्योंकि ये जो नई जनरेशन है उसके दिमाग को बहका सकें। जैसा कि 2017 में जब सरकार गई तो आदरणीय राष्ट्रपति जी ने एक लाइन कही थी, मुझे वो लाइन याद है कि बहुमत लोगों को बहका के लिया गया है। बहुमत नहीं, बहुमत लोगों को बहका के लिया गया है। मुझे उनकी बात 100% सही लगती। वो बहकाया गया। मैं तो भैया ये आप हो रोक जाएगा। लो बहकाने से, आप अपनी सरकार बना लो। आप भी अपने फोन डिस्ट्रीब्यूट करो, नीचे तक जाओ। मैंने फिर कहा वो 2 नाम नहीं है ना हमारे पास। इन सारी प्रणाली के लिए हमारे पास वो 2 नाम होने चाहिए थे। हम वो 2 नाम इसलिए नहीं ला सके क्योंकि हम सत्ता में नहीं है। हम सत्ता में कभी रहेंगे तो देखा जाएगा। सही कह रहे हैं जी। आप इस बात को कितना सच मानते हैं कि समाजवादी पार्टी का जो भी IT सेल का है इन कंपेरिजन टू भाजपा कमजोर है थोड़ा सा? पहले तो ये बताइए, मानते हैं कि नहीं मानते हैं? नहीं, देखिए हमें लगता है कि हम अपने स्तर पे तो हम लोग ठीक हैं, लेकिन फिर भी जो आप बात बता रहे हैं, देखिए इसमें फर्क है। फर्क ये है कि भाजपा या कांग्रेस देशव्यापी पार्टी है। उनके पास एक बड़ा संगठन है, बड़ी चुनौतियां हैं, बड़ी जगह पे उनके सेंट्रल्स हैं, बड़ी जगह पे उनके वो हैं। हम लोग क्षेत्रीय दल हैं। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? हम क्षेत्रीय दल, हाँ, प्रदेश के क्षेत्रीय दल हैं। तो ये एक लॉजिकल वे है। तीसरी बड़ी पार्टी सर कैसी नहीं सर, है तो क्षेत्रीय दल। अब तीसरी बड़ी पार्टी तो हम हैं, ये तो एक्सेप्ट करना ही है क्योंकि सांसद हमारे इतने जीत गए। और ये तो 37 उसी आइडियोलॉजी और उसी विड्थ के साथ काम नहीं करना। बिल्कुल करते हैं। अब हो रहा है ना, अब सब हो रहा है। हम लोग कश्मीर में अभी चुनाव लड़े, बिहार और मध्य प्रदेश में चलिए नहीं लड़े वो अलग बात है। हरियाणा में हम लोग बिल्कुल चुनाव लड़ने के कगार पे थे, चुनाव लड़ते हम लोग वहां पे। बल्कि हम लोग ने तो विधानसभाएं भी टारगेट कर ली थी, सब कुछ हो गया था। लेकिन क्योंकि हमारे नेता बहुत बड़े दिल के व्यक्ति हैं, वो इस देश को सही दिशा में ले आना चाहते हैं। कई बार वो निर्णय लेते हैं। को आप कैसे इतना कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं? क्या कितने बहुत साफ दिल के हैं, बड़े अच्छे दिल के हैं। आपको ऐसा क्या महसूस होता है? मैं जानता हूँ उनके बारे में, वही मैं जानना चाहता हूँ। क्या महसूस होता है? बहुत। अब मैं क्या 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 बताऊँ आपको? कुछ एक बताओ। अच्छा चलिए, एक चीज बतानी है तो एक चीज आपको बताता हूँ। यदि आपके पास समस्या है, मैं इस नौजवानों से कहना चाहता हूँ, यदि समस्या है और आपने कहीं सिलेक्शन ले लिया और आपके पास इतने पैसे नहीं कि आप फीस भर सकें, तो आप अखिलेश जी के पास चले आइए, दे देंगे। यस, पक्का? पक्का। मना तो नहीं करेंगे? आप बता दिए मेरा सिलेक्शन हो गया सर, मेरे पास फीस नहीं। अगर वो फीस नॉमिनल, मतलब जो भी उनको समझ में आएगा वो दे देंगे। ऐसे न जाने कितने लोगों को मैं जानता हूं पर्सनली, कई लोगों को, कई का मतलब कई 100 लोगों को। एडवर्टाइज करने में कमजोर है? नहीं, वो बताते नहीं किसी को। न जाने कितनों की मदद करते हैं, मुझे खुद नहीं याद है न जाने कितनों कहां से कहां तक पहुंचा दिया उन्होंने। वो कभी नहीं बताएंगे आपको। दिल वाले नेता हैं। अरे बहुत बड़े दिल के इंसान, बहुत बड़े दिल के इंसान है। मुझे आज तक ऐसा कोई आदमी, मतलब कोई ऐसा इंसान ही नहीं मिला जो इतने बड़े दिल का आदमी। राजनीति में इस तरह का प्योर हार्टेड पर्सन और है? नहीं है, संभव नहीं। आप बताइए, चलिए एक एग्जांपल देते हैं। कानपुर में गोलियां चली, 3 लोग मारे गए। अभी संभल में गोलियां चली, 5 लोग मारे गए। इससे पहले भी कई कांड ऐसे हुए। समाजवादी पार्टी
5-5 लाख रुपए उन लोग को दे दिए। कोरोना में सरकार ने पैसा नहीं दिया। सड़क पे जो मजदूर चल रहे थे, जब उनकी सड़क पे डेथ हो जाती थी तो समाजवादी पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी थी जिसने 1 लाख रुपए पर मजदूर दिया बिना सरकार दिए। यस, आपको पता है, आपको शायद इस बारे में पता करिए आप। मैं बता रहा हूँ कई जगह तो मुझे पता है ना, दिया है, पता करिए आप। तो ये कौन कर सके, कितना बड़ा दिल होगा सोचिए आप हमारी पार्टी का। हम लोग सत्ता में नहीं है लेकिन ये काम करते हैं। कोई भी दुखी नहीं रहेगा। नहीं कितने हमारी चले जाइए अभी पार्टी का, अभी इसी समय ये समय हो रहा है, किसी को आप फोन करिए, अभी किसी लखनऊ कार्यालय भेज दीजिए किसी को। कितने लोग ऐसे जो बेचारे परेशान हैं, आज भी अपनी बात कहने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास आते हैं और उनसे मिल लेते हैं और मिलकर उनसे मदद भी लेते हैं और वो करते हैं मदद। क्या बात है, बहुत बड़े दिल के इंसान है वो, बहुत अच्छे इंसान है। अब थोड़ा नेता तो वो बात, नेता तो वो खैर नेता तो है ही है, और इस समय तो देश के सबसे बड़ा नेता मैं मानता हूँ उन्हें। जितना विपक्ष है वो सब उनके पीछे आना चाहता है, चाहे ममता बनर्जी, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हो, चाहे नाम नहीं लूंगा स्टालिन जी हो, चाहे जो हो, बड़ा चेहरा है। दक्षिण की भी राजनीति के जितने भी लोग हों। अब हम थोड़ा सा आपके पर्सनल चीजों पे आएंगे। आपकी राजनीति में आपकी वाइफ का कितना सहयोग रहता है? नहीं, बहुत सहयोग रहता है। किस तरह का? वो हम लोग पॉलिटिक्स में आप तो जानते हैं, समय घर पे बच्चों में और परिवार में नहीं दे सकते। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं? हाँ, अभी छोटे हैं। किस स्टैंडर्ड में? एक तो 4th में पढ़ते हैं और एक 7th में पढ़ते हैं। अच्छा, छोटे हैं अभी का। कहीं बाहर घूमने जाते हैं? समय का अभाव। जब समय मिलता है तब? नहीं, तब अभाव। अगर मिलेगा तो कहाँ जाना चाहेंगे? अब ये तो वो ही डिसाइड करेंगे, हम क्या बताएं। अच्छा, वही डिसाइड करके बताएंगे। सर, एक प्रश्न और है कि जैसे छात्र संघ की जो राजनीति थी वो खत्म हो गई है, तो इससे क्या प्रभाव पड़ा राजनीति में? नहीं, बहुत प्रभाव पड़ा इससे। पहले ये था कि जो छात्र संघ की राजनीति करते थे लोग, तो जब छात्रों की राजनीति करते थे उन्हें लोगों के दुखों का एहसास हो जाता था कि एक पर्टिकुलर पर्सन है, छात्र है, तो उसके घर का परिवेश कैसा है, वो अगर आया है तो उसको क्या जरूरत है। समस्या ये हो गई कि जब बीजेपी की सरकार आई थी तो उन्होंने इस पर रोक लगाई। सबसे पहले लिंग 2 कमीशन एक लागू हुआ था, जिसके तहत एक चार्ट बनाया गया कि इतनी उम्र होनी चाहिए, इतना ये होना चाहिए, और उसको भी एक्सेप्ट करा गया। लेकिन उसके बावजूद भी फिर भी चुनाव नहीं होने दिए। इसके बाद कई सरकारी भी थी, लेकिन उन्होंने चुनाव ही नहीं होने दिए। आप चाहते हो? हाँ, बिल्कुल मैं चाहता हूँ छात्र संघ का चुनाव, बल्कि उसमें नियम कानून अगर आपको और भी बनाने हैं तो बना दीजिए, लेकिन चुनाव तो जरूर होने चाहिए। उससे क्या फायदा होगा? उससे ये फायदा होता है कि लोगों को अपने अधिकारों को कहने के लिए पर्पसली लोग मिलते हैं। वरना आप बताइए कैसे लोग मिलेंगे? तब तो ये है कि एक डंडा है और सब हाँक रहे हैं, सब उसी में हाँके आ रहे हैं। तो इसलिए छात्र संघ मतलब इस तरह से नेता आएगा तो जमीनी नेता आएगा। हाँ, जमीनी नेता आएगा, ऊपर से आ रहा है, थोपा जा रहा है। तो कम से कम लोग ऐसे आए जो सही राजनीतिक भविष्य को तलाशते हुए यहाँ तक पहुंचे। भाजपा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि बहकावे में मत लाइए। जनता का जो मूल विषय है, रोटी कपड़ा मकान, समाधान तमाम चीजों का, उस पर ध्यान दीजिए। वो ज्यादा योग्य बात है। वरना ऐसे तो 10 साल बीत गए, 15 साल बीत गए, कभी ना कभी ये घड़ा फूट जाएगा। ठीक है सर, अब हम अगला पॉडकास्ट आपका 27 में करेंगे। बिल्कुल। और इसी के साथ इस पॉडकास्ट को हम देंगे विराम। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत आभार आपका, धन्यवाद निखिल जी। आपने बहुत अच्छे जवाब दिए और बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि जिस हिसाब से मैं चाह रहा था कि आप चीज़ों को बताएं जी, ये कहीं ना कहीं देखिए, अब राजनीति में एक बड़ा इन्फॉर्मेशन की बड़ी ज़रूरत है। लोगों को उनकी उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। हाँ। जैसे मैंने एक जिक्र किया था आपसे कि भाई अगर कोई एग्ज़ाम वगैरह का या एजुकेशन का है कुछ, तो आपके यहाँ जो विंग है उस पर दे सकते हैं, छात्र संघ वाली, छात्र सभा की जी। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें उम्मीद करता हूँ निकल के आई हैं इस पॉडकास्ट में। तो आप लोग भी इससे अवेयर होंगे और उन चीज़ों का बेनिफिट लेंगे भाई। और बताया भैया ने कि अगर कुछ मदद चाहिए तो अखिलेश जी के पास भी जा सकते हो। तो मिलते हैं फिर किसी नए पॉडकास्ट और नए मेहमान के साथ में। और जिसको भी आप बुलाना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं उनका नाम, और हम उनको बहुत जल्द हाजिर करेंगे।